स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 33 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन बी 2 डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन सी 3 डेसिमल प्लेसेस एंड लास्ट ऑप्शन इज मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें एक रैशनल नंबर ये दिया हुआ है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी पॉइंट वाला जो फॉर्म होगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? First of all, solution and what we have given, a given is rational number। हमको रैशनल नंबर दिया गया है और वो रैशनल नंबर जो कि हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो हमारे पास क्या है 33 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5। अब ये टर्मिनेट कितने के बाद कितने प्लेसेस के बाद होगा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कंडीशन होना चाहिए। फॉर terminating decimal q should be equal to 2 raised to power m into 5 raised to power n। ये फॉर्म में होना चाहिए और हमारे पास q क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं q ये हमारे पास वी हैव q इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5। ये देख रहे हैं आप और साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो है स्पेस में इसी फॉर्म में m की जगह पर 2 और n की जगह पर 1 है। और हम यहाँ जानते हैं कि 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n के फॉर्म में जो q होता है, यहाँ पर m एंड n क्या होना चाहिए, ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स क्या कि किस टाइप के नंबर होने चाहिए, या तो जीरो भी इंक्लूड कर लो, 1 2 3 4 यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंक्लूडेड है। कौन से नंबर नहीं हो सकते, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते, लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरह के इंटीजर जो हैं वो नहीं हो सकते। हमें सिर्फ m और n की जो भी वैल्यू होगी वो इन्हीं में से कुछ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं m की वैल्यू क्या है हमारी 2 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो मतलब एक तो है और एक भी हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग है। अब ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हम लोग रैशनल नंबर को। वो है हमारे पास 33 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर जो इस टाइप के फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, जैसे कि मान लीजिए 24 अपॉन 10, तो इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना कब आसान हो जाता है, जब नीचे 10 रहे। तो हम यहाँ पर आसानी से 2.4 लिख देंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। या अगर आपका 134 अपॉन में 1000 होता या 10 रेज टू पावर 3 होता आपका, तो हम इसको आसानी से, यानी 3 पॉइंट है यानी इधर से 3 काउंट करते 1 2 3 और आराम से यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हुए। तो यहाँ पर भी क्या है, तो हमें यहाँ पर भी नीचे कुछ 10 के पावर के फॉर्म में लाना होगा। तो 10 के पावर के फॉर्म में अभी तो ला नहीं सकते क्योंकि इस पर पावर 2 है और इस पर पावर 1 है, जबकि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का पावर सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 33 इसके साथ कुछ नहीं करना है, ऊपर इसको एज इट इज रखना है। और यहाँ नीचे अगर जैसे 2 पर स्क्वायर है तो मुझे 5 का भी स्क्वायर चाहिए, और 5 का स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा है। अब 5 का ऐसे ही तो मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हम क्वेश्चन में कोई चेंज ना करें। अभी भी क्वेश्चन की वैल्यू बिल्कुल ऐसी, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 5 और ऊपर भी किया हमने मल्टीप्लाई और 5 नीचे भी किया, तो एक्चुअली 5/5 की वैल्यू होती क्या है आपकी, 5/5 मतलब 1, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक है आपका, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें जिस काम के लिए करने के लिए बोला गया था वो करते हैं कि कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट पता भी कर सकते हैं कि ये जैसे सीधा सा यहाँ पर बता देना है कि 2 पर पावर 2 है, तो अभी इसके बाद इसको भी 2 करना होगा, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 33 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, वो तो 33 इंटू 5 165, एंड नीचे में आपका क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो गया, ये पहले से था, और ये 5 इंटू 5 इसको भी 5 स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 165 अपॉन में
2 × 5 दोनों का पावर सेम है तो हम लोग 10 लिख करके इसका पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये पता है हमें पॉइंट कितने के बाद आएगा, यहाँ 2 पावर है तो इधर से काउंट करेंगे 1 और 2, यानी कितना आ गया आपका 1.65, यानी कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 2 डेसिमल के बाद। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी आपको, बस यहाँ पर अगर देख लीजिए जैसे अब सीधा सा क्वेश्चन, अगर आप अब इसको ट्रिक से हम लोग, ये तो पूरा सॉल्यूशन है, अगर हम इसको क्वेश्चन को तुरंत करना चाहते तो हम यहाँ देख रहे थे हमारे पास रैशनल नंबर जो है P/Q। ठीक है, यहाँ पर 2 स्क्वायर सॉरी यहाँ पर 33/2 स्क्वायर इंटू में 5 है। सीधा सा हम यहाँ पर क्या देखते हैं आपका कि ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और इस पर भी पावर जो बढ़ा रहे, अब यहाँ पर भी एक 5 चाहिए, तो सीधी सी बात है कि जो भी टर्मिनेट होगा नीचे में 10 पे पावर 2 ही आने वाला है, साफ तौर पे पता चला, क्योंकि इसमें भी हमको 5 मल्टीप्लाई करना होता है और इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करना होता है। तो नीचे वाला टर्म जो है, ऊपर कुछ भी आए नीचे क्या होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, जो कि फिर बाद में किससे चेंज हो जाता है 10 के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। और 10 का स्क्वायर पावर 2 है, यानी किसके बाद होगा 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो इतना करना नहीं, सीधा सा हमें ये देखना है कि यहाँ 2 स्क्वायर है नीचे में, यहाँ नीचे में 2 स्क्वायर है, यानी पावर जिसका ज़्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए यही चीज़ यहाँ 33/2 क्यूब इंटू 5 होता, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जितना पावर ज़्यादा रहे बस उतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 था, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर हो गया। थैंक यू। Next question is Euclid division's lemma state that for two positive integers a and b there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r where r must satisfy। ठीक है, r क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर इस तरह के हो a एंड b, ठीक है, कि मतलब b से आप जब a को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्वोशंट के फॉर्म में एक हमें यूनिक इंटीजर q मिलता है जो कि इंटीजर ही होता है, और यहाँ पर भी रिमाइंडर में हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। और इनमें हमने रिलेशन क्या पढ़ा था कि a की जो वैल्यू है, डिविडेंड की जो वैल्यू है, a इक्वल टू क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी BQ और प्लस R। और साथ में हमने क्या पढ़ा था कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है या तो ये 0 हो सकती है या क्या होगी b से हमेशा छोटी होगी। जैसा कि आप देख सकते हो, एग्जांपल लेते हैं, लाइक 4 से आप एग्जांपल 17 को डिवाइड करते हैं तो 4 4 जब 16 रिमाइंडर 1, या 4 को आप 13 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जब 12, यहाँ आपका क्या रिमाइंडर बचा 1 बचा। ठीक है, या 4 का अगर आप 7 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, यहाँ पर आपका 3 रिमाइंडर मिला। किसी भी कंडीशन में यहाँ पर 4 ना तो 4 के इक्वल होगा ना 4 से ज़्यादा होगा। साफ तौर पे दिख रहा है आपको क्या कि यहाँ पर जो भी रिमाइंडर मिलता है वो इससे छोटा होगा। या अगर आप मान लीजिए 4 को 8 से डिवाइड कर देते तो 4 2 जा 8, 0 रिमाइंडर आ गया। या तो सबसे छोटा रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या उससे बड़ा क्या हो सकता है 4 से जस्ट छोटा था, यानी 4 0 1 2 3 इतना ही रह सकता है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा कंडीशन सही है। फर्स्ट में क्या दिख रहा है कि 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है मतलब 0 नहीं हो सकता, यानी ये तो पहले ही ऑप्शन कट हो गया, जो कि मतलब 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है मतलब कि 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा है, ऐसा तो है नहीं कि 0 भी हमारा देख रहे थे हमारा ऑप्शन में आता है, यानी ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि R जो है 0 के इक्वल भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी हो सकता है। बिल्कुल सही है कि 0 भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी हो सकता है, बट B से ऑलवेज छोटा होगा, B के बराबर नहीं हो सकता कभी कभी भी। यहाँ पर अगर 4 का एग्जाम्पल जो हमने लिया था 4 यहाँ कभी भी रिमाइंडर में नहीं बच सकता, 4 से छोटा ही बचेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन C सही है। ठीक है, तो और ये तो साफ तौर पे 0 से बड़ा होगा, यानी पहले कर, यानी 0 से यहाँ डायरेक्ट हमको यहाँ पर इस तरह की इनइक्वालिटी दिया हुआ है, मतलब कि 0 नहीं हो सकता, 0 से जो भी होगा बड़ा ही होगा, यानी 1 2 3 कुछ ऐसा रहेगा। तो यानी हमारा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब m कोई इंटीजर हमें दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि इवन इंटीजर जो है m के फॉर्म में वो इन चारों में से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये जानते हैं कि इवन इंटीजर किसे कहते हैं, जो दो से कंप्लीट डिविजिबल हो या 2 का मल्टीपल हो, जैसे कि 2 हो गया आपका एक इवन इंटीजर, या 4 हो गया, या 6 हो गया, या 18 हो गया, या 24 हो गया, ये सब क्या आपके इवन इंटीजर्स हैं।
इवन इंटीजर्स हैं, या आपके माइनस में भी हो सकता है, लाइक -2, -4, -8। तो इन सब में क्या हम देखते हैं इवन इंटीजर में कि जैसे ये 2 है तो 2 × 1 लिख सकते हैं इसको क्या है 2 × 2, इनको 2 × 3, इनको क्या लिख सकते हैं 2 × 9, या इधर हम माइनस की तरफ देखें तो 2 × -1, यहाँ पर देख सकते हैं 2 × -2 लिख सकते हैं हम इन्हें, यहाँ 2 × -4 लिख सकते हैं। तो हम ये तो जान रहे हैं कि भाई जो भी इवन इंटीजर होगा वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा और साथ में कोई ना कोई, ये सब क्या है आपका कोई ना कोई इंटीजर होगा, ये सब आपको कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो सेम यहीं पर बोला गया फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो किस फॉर्म में होगा तो m तो सिर्फ जरूरी नहीं कि ये हो सकता है m+1, ये भी नहीं, तो ये 2m हम यहाँ देख रहे हैं तो 2 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा है, तो यानी ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये 2 हुई आपका, एक 2 हो गया और इधर जो कोई भी ये सब क्या आपके इंटीजर है, तो मान लेते हैं इसको m के फॉर्म में, इन्होंने बोला ही है ये सब इंटीजर m, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सम इंटीजर q वेयर ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मतलब इस बार हमें इंटीजर q दिया हुआ है और हमें ऑड इंटीजर का फॉर्म बताना है कि इन चारों में से कौन सा फॉर्म होगा। तो हम ये जानते हैं कि ऑड इंटीजर जो होता है आपका किस फॉर्म में होता है, जैसे कि ऑड इंटीजर आपका 3 हो गया या 5 हो गया या 7 हो गया, या माइनस में भी ले सकते हैं आप लोग। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या 3 जैसे है तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं आप 6 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 + 1 को क्या 2 को हम लोग 2 × 1 ये लिख सकते हैं और प्लस का 1 एज इट इज। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 + 1 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 + 1 लिख सकते हैं। तो ये सब जितने भी ऑड इंटीजर का ये फॉर्म है, तो इन सब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ये वाला जो हिस्सा है फर्स्ट टर्म जो है ये क्या है इवन है, और इवन + 1 आपको क्या देता है ऑड देता है। तो यहाँ पर 2 × 1 यानी को क्या हो गया है आपका इंटीजर हो गया 2q + 1। अब यहाँ पर q के फॉर्म में बताया हमको इंटीजर, अब ये 2 × 2 भी क्या है इंटीजर है, तो 2 × q + 1, और ये भी आपका क्या किस फॉर्म में 2, अब ये मान लीजिए कोई इंटीजर है 2q + 1, तो यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। थैंक यू। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर n² - 1 8 से डिविजिबल है तो ये n किस टाइप का नंबर होगा, इंटीजर होगा, नेचुरल होगा, ऑड होगा और या इवन होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कभी भी अगर आपको ये पूछा जाता है कि अगर कोई एक नंबर लाइक n² - 1 डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर लाइक 8, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल में देखूँ कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब ये है कि अगर 6 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो मतलब कि 6 के फैक्टर में 2 प्रेजेंट है, और हम लिख सकते हैं 6 = 2 × 3। और वी कैन ऑल्सो से कि 6 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या है 3 भी इससे प्रेजेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी नंबर के फैक्टर में जो जो नंबर प्रेजेंट होंगे वो उनसे डिविजिबल होगा। तो सेम उसी तरह अगर मैं ये बोलूँ कि a इज डिविजिबल बाय b, तो इसका मतलब क्या है कि a का जो फैक्टर होगा उसमें b प्रेजेंट होगा, और साथ में हमें ये नहीं पता कि और क्या हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल नंबर हमने यहाँ पर लिया, यहाँ तो 6 लिया था इसलिए मैं पता था कि अगर ये 2 का डिविजिबल है तो 2 उसके फैक्टर पे है, लेकिन दूसरा भी 3 होगा, लेकिन यहाँ पर a वेरिएबल है, a कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ जिससे डिविजिबल है b से डिविजिबल है, तो यानी b तो जरूर होगा और साथ में कोई अदर इंटीजर होगा, मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी a को हम क्या लिख सकते हैं a = bx, ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि a इज डिविजिबल ऑफ b, और ऑल्सो वी कैन से कि x ऑल्सो डिवाइड a कम्प्लीटली, और वी कैन से a इज डिविजिबल बाय x। तो यहाँ पर जैसे हमें ये बोला गया है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, वी कैन राइट n² - 1 = 8, p मान लेते हैं हम लोग कोई इंटीजर, हम यहाँ जानते हैं ना कि अगर कोई भी अगर जैसे यहाँ देखा हमने कि b जो है a को डिवाइड कर रहा है या a b से डिविजिबल है, तो यानी b उसके फैक्टर में होगा और साथ में कोई और इंटीजर होगा।
तो यहाँ पर जैसे इन्होंने एक नंबर दिया था कि 8 से n² - 1 डिविजिबल है, तो 8 तो होगा ही होगा, साथ में कोई दूसरा इंटीजर होगा। यहाँ मान के चल लेते हैं कि सिंस p इज इंटीजर, p कोई इंटीजर है, तो ये हमने करता है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n² - 1 को 2 × 4p के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और therefore n² - 1 को अगर मैं 2q के फॉर्म में लिख दूं, और मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ 4p = q, जो कि एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। ऐसा क्यों किया कि इसको, अब ये जो भी नंबर होगा 4p ये क्या होगा आपका, एक इंटीजर ही होगा, तो इस इंटीजर को एक नया नाम हमने दे दिया q, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। नाउ हमें किसकी वैल्यू निकालने की, n क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। n² क्या हो जाएगा, 1 उधर जा करके प्लस में आ जाएगा 2q + 1, और फिर आगे हम यहाँ हमको किसके n² की तो वैल्यू नहीं निकालनी, हमको सिर्फ n का निकालना है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, √2q + 1। अच्छा, 2q + 1, और हम यह जान रहे हैं कि q क्या है, एक इंटीजर है, मान के हमने चला है। तो ये q जो है एक इंटीजर है, यानी 2q एक ये क्या हो जाएगा, पूरा इवन नंबर हो जाएगा आपका ये। और इवन नंबर में प्लस जब 1 हो जाता है तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। यानी क्या, ये जो n की वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी इंटीजर है वो कैसा इंटीजर, एक ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर है आपका। और ऑड इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज ऑड नंबर ही होता है, ऑड इंटीजर ही होता है, ये आप जानते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आप √9 जो कि एक ऑड इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आती है, 3। ये भी क्या है आपका, एक ऑड ही नंबर है। या दूसरा आप ले लीजिए 25 ले लीजिए, जो खुद क्या एक ऑड इंटीजर है, और इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू 5 आती है। ये भी क्या है, एक ऑड इंटीजर ही है 5, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तो यानी यहाँ से हमको पता चल गया n क्या हो सकता है, एक ऑड इंटीजर हो सकता है। तो यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m - 117, then value of m is 4213 क्या होगा। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 65 और 117 का HCF जो है इस फॉर्म में लिखा जाता है तो m की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले HCF निकाल देना। पहले तो इनका देख लेते हैं HCF क्या होता है। तो HCF of 65 and 117, तो अगर आप HCF इसका निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या जिस भी मेथड से आप निकालना चाहते हैं, तो 65 को अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 5 × 13 मिलेगा, और वही 117 को आप अगर फैक्टराइज करें तो अगर आपको कितना मिलेगा, इधर करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये 3 टाइम्स में 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 16, नाउ 3 ये क्या हो जाए आपका 13 टाइम्स, खत्म हो गया। यानी क्या मिला हमें, 3 का स्क्वायर × 13 मिला। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, HCF निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या दिख रहा है हमको, ये वाला टर्म दिख रहा है 13 एंड 13, तो यानी HCF आपका आ गया 13। तो यानी इन दोनों का HCF 13 है, और हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF ऑफ 65 एंड 117 किस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, 65m - 117 के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से HCF हमारा कितना आया है, 13 आया है। तो 13 = 65 - 117। अब मुझे क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, इधर 65m को इधर रख देते हैं और ये आपका उधर चला जाएगा, तो ये 13 के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम यहाँ से वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पर जब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 130 हो जाएगा। 130 = 65m। नाउ तो यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालें तो 130/65 आ जाएगा आपका। तो इसको अगर आप कर लें तो ये हो जाएगा 60, यहाँ पर 130, 65 बन जा 65 और 65 2 जा 130। थैंक यू। नाउ m की वैल्यू आपके इधर क्या आ गई, 2। फाइनल आंसर इज B ऑप्शन।
क्वेश्चन इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यानी ए और बी जो है दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर है, आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब एंड एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर। ये पहले से आपको दिया हुआ है, मतलब कि और ये प्राइम नंबर मतलब कि और ज़्यादा ये फैक्टराइज एक्स और वाई नहीं हो सकते। देन HCF ऑफ ए एंड बी इज, तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके क्या है पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं जेड प्लस से। नाउ और क्या दिया हुआ है कि हमें एक्स और वाई आपके क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब कि जिसे और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते हम लोग, प्राइम नंबर। अब हमें ए की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है, एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। तो इसका अगर हम देखो, ये तो पता है कि एक्स को और फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो सीधा से हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर। और वही बी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, एक्स वाई क्यूब, तो इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई क्यूब, क्योंकि एक्स एंड वाई ऑलरेडी आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अब हमको फाइनली क्या निकालना है HCF ऑफ ए एंड बी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो हम HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, एक्स वाले टर्म में, तो ये तो आपको सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ मिल गया आपका एक्स और यहाँ पर क्या मिलेगा वाई वाले टर्म में, तो वाई का स्क्वायर। तो यानी HCF ऑफ इसका फाइनल आंसर हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये आंसर। अब कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी। थैंक यू। Next question is, if two positive integer p and q can be expressed as p equal to ab square and q equal to a cube b cube and a and b be prime number, then LCM is of p and q। तो ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस इसमें हमें LCM पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। इसमें p एंड q क्या आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग z प्लस से डिनोट कर सकते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी बीइंग प्राइम नंबर्स, मतलब कि ए एंड बी क्या ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इसे और ज़्यादा हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर जैसे अब दिया हमको एलसीएम निकालना है किसका, पी एंड क्यू का। तो पी की वैल्यू हमको दी गई है पी इक्वल टू कितनी, ए बी स्क्वायर। अब ए और बी दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इन्हें और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, हाँ बस इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू बी स्क्वायर। और वही क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू हमें क्या दी गई है ए क्यूब इंटू बी, ए क्यूब इंटू बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग अलग अलग करके ए क्यूब इंटू बी लिख सकते हैं। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम क्या क्या होता है एलसीएम में, किसका एलसीएम, पी एंड क्यू का। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो पावर बड़ा होता है, तो ए वाले टर्म में सबसे अधिक पावर क्या है, ए क्यूब है, तो ये ले लेंगे इन दोनों में से। और फिर बी वाले टर्म में पावर किसका है, बी स्क्वायर का है। तो यानी फाइनल आंसर एलसीएम का क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। यानी आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रैशनल, रैशनल और इरेशनल एंड वन। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये ऑलवेज इरेशनल होगा या ऑलवेज रैशनल होगा, या रैशनल और इरेशनल दोनों रिजल्ट हो सकता है, या उनका प्रोडक्ट वन मिलेगा। तो इसको सवाल को लोग समझते हैं कैसे, कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नॉन जीरो रैशनल नंबर 1/2 है और इसका मल्टीप्लिकेशन हम निकाल रहे हैं किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ। इरेशनल का कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग √2। तो इसकी जो वैल्यू 1/2 की डेसिमल में होती है 0.5 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414285 और ये कभी टर्मिनेट नहीं होता, यानी डॉट डॉट डॉट। और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं कोई भी डिजिट। तो क्लियरली देखा जा सकता है कि जब इसका और इसका प्रोडक्ट करें रिजल्ट जो मिलेगा हमें, तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म आएगा ही, डॉट डॉट कभी ख़त्म नहीं होगा। और साथ में ये जो डिजिट इसमें अलग अलग है, तो इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो इसमें भी जो भी डिजिट आने वाला है हमें,
जो भी डिजिट हमें मिलने वाला है वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एक्सप्रेशन किस तरह का होगा हमारा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हमारा आंसर इर्रेशनल नंबर ये होगा आंसर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें आपको ऑलवेज इर्रेशनल नंबर ही मिलता है, या इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी आपको इर्रेशनल नंबर मिल सकता है। हाँ, इस वाले कंडीशन में आपको एक ही सिर्फ ऐसा कंडीशन है जिसमें कि इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रैशनल मिल सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर आप सेम इर्रेशनल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करो, लाइक √2 इंटू √2 इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 2 वैल्यू मिलती है। ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होगा आपका √4, और √4 की वैल्यू क्या हो सकती है, +-2 दोनों, यानी प्लस का भी 2 हो सकता है और माइनस का भी 2 हो सकता है, जबकि ये दोनों ही क्या आपके रैशनल नंबर है। यानी सेम इर्रेशनल नंबर को सेम इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपको ये रैशनल नंबर मिल सकता है। लेकिन अगर आपका डिफरेंट नंबर होगा लाइक √2 इंटू √3 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414285 इस तरह का आपको आता है, और √3 की वैल्यू होती है 1.73205008 इस तरह का समथिंग कुछ आता रहता है। तो साथ में आप देख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो डॉट डॉट वाला टर्म आएगा ही रिजल्ट में आंसर में, और साथ में ये डिजिट जिसमें डिफरेंट है इसमें भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी जो डिजिट आएंगे वो नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आएगा। तो ये भी क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में, और ये मिलेगा कि आपको इर्रेशनल नंबर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड बोथ इंक्लूसिव, यानी 1 और 10 जो है दोनों को भी लेना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये समझते पहले। द लिस्ट नंबर मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। लिस्ट मतलब क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटी। ठीक है, और इसको हम लोग लोएस्ट भी कह सकते हैं, लिस्ट को हम लोग लोएस्ट भी बोल सकते हैं, लोएस्ट नंबर। तो हमें एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढना है कि जो कि डिविजिबल हो किससे, ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेकर के 10 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर आ रहे हैं सबका डिविजिबल होना चाहिए। यानी हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर चाहिए, वो भी कैसा, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ये नंबर मान लीजिए वो हमें रिक्वायर्ड नंबर है, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन सब से डिविजिबल हो। इन सब से डिविजिबल हो मतलब क्या, ये नंबर जो होगा इन सब का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये क्या होगा आपका मल्टीपल होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोई भी नंबर अगर जिन नंबरों से डिविजिबल होता है तो उन नंबर्स का ये क्या होता है, मल्टीपल होता है। और हमें कैसा मल्टीपल चाहिए, स्मॉलेस्ट मल्टीपल चाहिए, और वी कैन से लोएस्ट मल्टीपल चाहिए। तो लोएस्ट मल्टीपल का कंसेप्ट हमारा कहाँ से आता है, एलसीएम से आता है। अच्छा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 10 तक के लिए ये जो मल्टीपल होगा कॉमन होगा, मतलब कि इन सब से ये डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक का सबका एलसीएम निकालेंगे। तो 1 का अगर हम फैक्टर करें, फैक्टर मेथड से करते हैं हम लोग, 1 मिलेगा। ठीक है, 2 का अगर हम फैक्टर करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 मिलेगा। 3 का अगर आप करें फैक्टर तो 1 इंटू 3 मिलता है। 4 का अगर आप करें तो क्या होगा, 1 इंटू 2 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 5 का अगर आप करते हैं तो 1 इंटू 5 का मिलेगा फैक्टर। वैसे 1 लिखना जरूरी नहीं है, ये प्राइम नंबर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, ना भी लिखे तो चलेगा। और 6 का आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपको, मैं प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ फैक्टर बोल रहा हूँ। और 7 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7 हो जाएगा। 8 का आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 का क्यूब। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने यहाँ 1 का लिखा था 1, इसलिए मैंने इनको भी लिख दिया, ना भी लिखे तो चलेगा इसको। 9 का आप फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 का स्क्वायर। एंड 10 का होगा क्या आपका, 1 इंटू 2 इंटू 5। ये फैक्टराइजेशन जो है आपने किया है, आप ऐसे भी यहाँ से कर सकते हैं, 2 का जैसे कि 2 इंटू 2 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इनका। एलसीएम किसका, 1 2
10 तक का, और दोनों 1 को भी लेना है हमें और 10 वाले को भी लेना, और इसके बीच में जो है वो तो आएगा ही आएगा। तो इन सब का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे पहले 1 में तो 1 हमको सब में कॉमन दिख ही रहा है। अब 2 वाला देखते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो 2 में आपका ये 2 यहाँ हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया। तो 2 वाले में हम क्या देख रहे हैं, सबसे बिग पावर 2 का ये वाला है, तो हम 1 इंटू 2 क्यूब ले लिया हमने। अब नेक्स्ट 3 वाला देखते हैं। तो 3 में सबसे जो बड़ा पावर है वो आपका ये वाला है, तो यानी क्या 3 का स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट 4 तो है नहीं हमारे, 5 में सबसे बड़ा पावर हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा, 5 ही है, 5 ही है। तो ये आपका हो गया कितना, 5 हो गया। नाउ 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 7 में देखते हैं। 7 में तो सिर्फ यहीं पर है, तो ये हो गया आपका 7, और 7 के बाद तो और कोई है नहीं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या निकला है हमारे पास, 1 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 8 9 जो 72, और इंटू ये आपका हो जाएगा कितना 35। तो इसको मल्टीप्लाई अगर आप करें 72 इंटू 35 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मिलता है 2520, और 2520 आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ये होगा आंसर। थैंक यू। Question is, can the number 6 raised to power n and n being a natural number and with digit 5 give region। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या 6 पे पावर n और n एक नेचुरल नंबर है और इसकी जो भी वैल्यू आए क्या वो 5 पर कभी खत्म होगी, जो भी वैल्यू आएगी। मतलब क्या 6 पे पावर अगर आपका n है और इसकी जो भी वैल्यू आती है, जो भी डिजिट यहाँ आए क्या, लेकिन क्या लास्ट डिजिट ये 5 आ सकता है, इसका एंड का भी 5 आ सकता है। तो जैसे कि मतलब अगर 6 पे पावर 1 किया हमने, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। एंड किस पर हो रही है, 6 पर ही। 6 रेज़ टू पावर दूसरा नेचुरल नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, और इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी 36। ये एंड कहाँ पर हो रहा है, 6 पर हो रहा है, यानी ये भी 5 पे खत्म नहीं होगा। 6 पे पावर 3 इसकी वैल्यू होती है 216, ये भी कहाँ पर खत्म हो जा रहा है आपका 6 पर एंड। तो यहाँ पर तो साफ दिख गया कि भाई 6 रेज़ टू पावर n पे कितना भी पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, ये किस पर एंड होने वाला है, 6 पर, 5 पर एंड होने वाला नहीं है। तो हमें रीजन भी देना है। तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं 5 पर एंड होने के लिए कोई भी नंबर का, कोई भी कैसा भी नंबर हो, अगर उस पर पावर कोई नेचुरल नंबर हो तो वो 5 पर एंड कब होगा। तो ये हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर जैसे कि 5 पर पावर 1 रहे तो 5 मिलेगा आपको, या 5 पे पावर 2 रहे तो 25 मिलेगा आपको। सब एंड किस पे हो रहा है, 5 पर हो रहा है। या 5 पे पावर अगर आप 3 देखें तो इसकी वैल्यू 125 आती है, तो ये भी एंड किस पे हो रहा है, 5 पर एंड हो रहा है। या 5 पे पावर 4 देख ले आप लोग तो कितना होता है, 625 होता है, ये भी एंड 5 पे हो रहा है। ऐसे 5 पे पावर 5 अगर देख लें तो इसकी वैल्यू 3125 आती है, तो ये भी एंड किस पे हो रहा है, 5 पर हो रहा है। तो मतलब देखिए कभी भी अगर आपको लास्ट डिजिट यानी जो एंड डिजिट है वो 5 पर अगर खत्म होगा तो ये हमको जानना होगा कि वो नंबर में, उस नंबर में लास्ट डिजिट जो है 5 होना चाहिए। बाकी इधर कोई भी डिजिट है और इस पर कितना भी कोई भी नेचुरल नंबर का पावर हो, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी हमारी, कोई भी इधर डिजिट है लेकिन लास्ट डिजिट जो है हमेशा 5 पर खत्म होगा। तो मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर यहाँ पर अगर लास्ट डिजिट उसका अगर 5 है, मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 और 2 है तो 125 हो गया, या 135 हो जाए, तो इसको अभी पर भी कोई भी पावर अगर रहेगा तो वो हमेशा किस पर एंड होगा, 5 पर ही खत्म होगा। बस लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हम यहाँ पर ये जान सकते हैं कि इफ 6n पर पावर एंड विथ 5 देन इट मस्ट हैव 5 एज फैक्टर। 5 इसको फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि 125 में क्या 5 एज फैक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 125 को 5 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। तो यानी 6 रेज़ टू पावर n को अगर 5 पर एंड होना है तो 6 का फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि 6n हैज़ फैक्टर ओनली 2 and 3। 6 के पास जो भी फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 into 3 के फॉर्म में होगा। 5 तो है नहीं इसके पास, बट नॉट 5। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस चीज़ को जानना होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग कि दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। मतलब कि जितने भी दुनिया में नंबर अलग अलग डिफरेंट नंबर हैं उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग होता है। जैसे कि 2 का देख लीजिए आप, 2 ही मिलेगा आपको। 4 का देख लीजिए आप, 2 स्क्वायर मिलेगा। 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 327.7081। What can you say about the prime factor of q and when the number is expressed in the form of p upon q give region। मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है कि एक
रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है, जो साफ तौर पे दिख रहा है क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके q का प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा, ठीक है, ये बताना और साथ में कुछ रीजन बताना कि ये टर्मिनेटिंग क्यों है जो इस तरह का है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, व्हाट वी हैव टू गिवन इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 327.7081, और जब हम इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3277081 अपॉन 10,000, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है ये हमारे पास, तो 10,000 हो गया। अच्छा 10,000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 3277081 एंड 10 रेज़ टू पावर 4, तो ये आपका p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। तो वी हैव q इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4। अब प्राइम फैक्टर निकालना है हमको, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q कैसे निकालेंगे, तो पावर 4 है तो सीधा सा बस क्या कीजिए, पहले 10 का ही निकाल दीजिए, या 10,000 का भी निकाल सकते हो, वो लंबा पड़ेगा, इसमें शॉर्ट पड़ जाएगा आपको कि 10 का सिर्फ प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, कितना होगा 2 × 5। तो यानी मैं इसको 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ और इस पूरे में पावर जो 4 है उसको एज इट इज रख दिया, और वही इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 रेज़ टू पावर 4 × 5 रेज़ टू पावर 4। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, ये हो गया एक आंसर आपको ये मिल गया। अब साथ में क्या कह रहा है कि गिव रीजन की टर्मिनेटिंग क्यों है। we know that for terminating decimal, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, terminating decimal q should be 2 raised to power m into 5 raised to power n, और हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ जो q का प्राइम फैक्टर ये आया है 2 raised to power 4 into 5 raised to power 4 सिंस लगा दीजिए इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, 2 और 5 ही है यहाँ पर, तो हेंस q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, सो देयरफॉर it is in terminating decimal form, Thank you. Next question is using Euclid division algorithm find which of the following pairs of numbers are co-prime, यानी ये पेयर और इस पेयर में से हमें बताना है कौन सा जो पेयर है नंबरों का ये को प्राइम नंबर का पेयर है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनमें दो नंबर का, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं जिसमें दो नंबर का, मान लीजिए एक नंबर x है और एक नंबर y है और इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो हो वो 1, ठीक है। को प्राइम नंबर की अगर हम डेफिनेशन की बात यहाँ पर करें तो को प्राइम नंबर्स आर अ पेयर ऑफ नंबर which have only one common factor, only one as factor, ये होता है हमारे पास। तो मतलब हमें क्या करना है, अगर मुझे को पता करना है कि ये दोनों जो नंबर हैं ये को प्राइम नंबर है तो मुझे इनका क्या चेक करना होगा, फैक्टर चेक करना होगा, कॉमन फैक्टर चेक करना होगा। और कॉमन फैक्टर में अगर 1 मिल गया, सिर्फ 1 ही मिला तो ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट फॉर चेकिंग को प्राइम नंबर हमें क्या पर कॉमन चेक करना, और कॉमन चेक करने का सबसे बेहतर मेथड क्या है, HCF। तो HCF निकाल लेंगे हम लोग, HCF ऑफ 231 एंड 396 का। अब इसे आप किसी मेथड से कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन से भी, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर मैं यूक्लिड डिवीजन से करूं बाय यूजिंग यूक्लिड्स मेथड
तो यहाँ पर क्या होगा, हम देख रहे हैं 231 इज स्मॉलर देन 396। तो हम क्या करेंगे, 230 जो छोटा होता है उसको हम लोग डिवाइजर मान लेते हैं और जो बड़ा होता है उसे डिविडेंड मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं उसे। नाउ ऑन डिवाइडिंग 231 वन टाइम्स में आएगा आपका, यहाँ पर आ गया आपका कितना 5, यहाँ पर आ गया कितना आपका 6 और यहाँ पर 1। अगेन 231 ये भी आपका वन टाइम्स में होगा 165। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ पर भी 6 बचेगा और ये कितना 66 और यहाँ पर 165। जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 132 आ जाएगा आपका और यहाँ पर ऐसे कितना 3 और ये आपका कितना बच गया 3 बचेगा और 33 इंटू 66। तो यहाँ पर 33 इंटू 2 66 और ये कट गया। मतलब क्या, यहाँ पर जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है वो क्या है 33 है, मतलब ये कोप्राइम नहीं है। जबकि वो कोप्राइम के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। हेंस HCF जो आया है, या ये लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 231 एंड 396 इज कितना आ गया हमारे पास 33 आ गया। सो देयरफॉर 231 एंड 396 is not pair of co-prime numbers। तो ये नहीं हुआ हमारे पास। अब हम इसको चेक करते हैं सेकंड को। तो सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड में कॉमन देखते हैं क्या आता है। सेकंड है आपका कितना 847 एंड 2160। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं क्या 847 इज लेस देन 2160। तो हम क्या करेंगे 847 को डिवाइजर बना देंगे और 216 को डिविडेंड बना देंगे। तो यहाँ से हमने किया 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में आपका यहाँ पर आ जाएगा 1694 और जब इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा कितना 466 यहाँ पर फिर क्या 847 से करेंगे तो 47 वन टाइम्स में 466 और यहाँ पर आपका 1 8 एंड यहाँ पर 3। अगेन यहाँ 381 से आपको किसको करना है 466 को, ये वाला यहाँ आ जाता है 466। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 टाइम्स में 381 यहाँ, तो यहाँ आपको कितना बचेगा 85 बचेगा। अगेन 85 से 381 को, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपने किया 381 को तो ये 4 टाइम्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना 340 मिल जाएगा और यहाँ आपको 41 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। फिर 41 को 85 से आप करेंगे तो ये 2 टाइम्स में 82 और यहाँ पर आपको कितना 3 मिलेगा और ये 3 मिलने के बाद आप फिर यहाँ से क्या करेंगे 41 से कर देंगे आपको 3 1 जा 3 और ये 1 11 और 3 3 जा 9, यहाँ आपको 2 मिलेगा। अगेन 2 को यहाँ से 3 से कर देंगे 2 1 जा 2 और ये आपको 1 एज रिमाइंडर और फाइनली 1 एंड 2 और 1 2 जा 2 ये 0। यानी यहाँ पर कितना आया इनका HCF, तो HCF ऑफ 847 एंड 2160 इज 1। और हमने क्या बात की थी कोप्राइम नंबर कैसे कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो हेंस 847 and 2160 are pair of co-prime numbers। Thank you। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो हम ये जानते हैं कि जो चीज़ हमें प्रूव करने दिया हुआ है वो हम एज्यूम तो कर नहीं सकते क्योंकि वो हमें फाइनली रिजल्ट में दिखाना है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो चीज़ हमें प्रूव करने दिया रहता है जैसे कि यहाँ इरेशनल नंबर प्रूव किया हुआ तो हम जस्ट अपोजिट मान लेते हैं इस पूरे नंबर को। तो लेट 5 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। ये हम रैशनल नंबर मान के चल लेते हैं इसे रैशनल नंबर। अब इसमें हम जान रहे हैं कि 5 जो है फैक्ट है कि ये रैशनल नंबर ऑलरेडी जानते हैं 5 एक रैशनल नंबर है। 5 इज रैशनल नंबर, 5 इज रैशनल नंबर।
और अगर मैं यहाँ पर ये एज्यूम किया हुआ रैशनल नंबर और ये जो ऑलरेडी जानते हैं रियल में जो रैशनल नंबर है, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें 5 माइनस √3 में से अगर मैं माइनस कर दूँ किसको 5 को, तो हमें रिजल्ट मिलता है कितना 5 माइनस √3 ब्रैकेट से इसे बाहर निकाल लेंगे और ये -5, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिला क्या -√3। बट वी नो कि डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है आपका इज रैशनल होता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ये एज्यूम किया हुआ रैशनल नंबर था और ये जो ऑलरेडी हमें पता था रैशनल है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट -√3 आया, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या पता चला कि -√3 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन फैक्ट क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर हो तो उसकी पूरी वैल्यू इरेशनल की जितनी होती है, यानी ये नेगेटिव इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है -√3 इज अ रैशनल नंबर, ये उस चीज़ को गलत साबित कर रहा है कि √3 की रैशनल नंबर है। दिस स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट कि √3 और -√3 इज इरेशनल नंबर। इस बात को ये ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत सब बता रहा है, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है √3 इरेशनल नंबर है। मतलब कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो गलत फहमी प्रोड्यूस हुई है, क्यों हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। हमने गलत एज्यूम किया था इसलिए ये प्रोड्यूस हुआ है रॉन्ग एजम्पशन। यानी कि ये जो हमने एज्यूम किया ये गलत है। अब ये गलत है मतलब क्या कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो गया कि अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड। अब एक बार हम लोग इस सवाल में ये देख लेते हैं कि क्यों ऐसा किया हमने, क्यों 5 को ही माइनस किया हमने। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी इरेशनल प्रूव करने दिया जाएगा तो हम उसका जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं, और यही चीज़ नहीं मान सकते क्योंकि ये हमको फाइनल में दिखाना ही है, यही तो क्वेश्चन है। अब हम इसमें क्या हमारी कोशिश रहेगी कि हमें क्या करना है कि जैसे जो सच में इसमें जो इरेशनल नंबर है उसको अलग करेंगे हम लोग, यानी √3 को सबसे अलग कर लेना। √3 को अलग करने का तरीका क्या है, यानी 5 को यहाँ से एलिमिनेट करना। 5 यहाँ प्लस में है और 5 प्लस में है, तो मुझे इस पूरे के साथ -5 करना होगा, तो 5 कर दिया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्यों किया, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया था ये रैशनल नंबर है पूरा 5 माइनस √3 को, और 5 ऑलरेडी जानते हैं रैशनल नंबर है, ठीक है, 5 ऑलरेडी जानते हैं हम लोग रैशनल नंबर है। तो ये एज्यूम किया हुआ रैशनल और उसमें भी एक रैशनल नंबर अगर माइनस किया है तो ये हमको -√3 मिल गया। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट की डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, यानी -√3 ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन रियलिटी क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर क्या रिजल्ट देता है, इरेशनल नंबर का देता है। तो मतलब ये यहाँ से जो मिला हमें कि -√3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, गलत साबित कर रहा है एक फैक्ट को। फैक्ट क्या है हमारा ऑलरेडी कि -√3 एक इरेशनल नंबर है, यानी दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट -√3 इज इरेशनल नंबर। लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये गलत ही है। ये अराइज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने माना ही या जूम ही जो किया था वो गलत किया था कि 5 -√3 रैशनल नंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो गया 5 -√3 एक इरेशनल नंबर है। थैंक यू। Next question is prove that one and only one out of n, n+2 and n+4 is divisible by 3 where n is any positive integer। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो तीन फॉर्म आपको दिया हुआ है n का, या तो n के इसी जस्ट फॉर्म में रहे, या n+2 के फॉर्म में रहे, या n+4 के फॉर्म में रहे, तो इनमें से अगर कोई अगर n अगर 3 से डिविजिबल है तो n+2 या n+4 नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यही होगा। और अगर n+2 अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो तब यानी n और n+4 का जो फॉर्म होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
या अगर n+4 3 से डिविजिबल है तो n+2 ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब कोई एक ही डिविजिबल होगा। और साथ में ये दिया हुआ है कि n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि n, अब ये सारी वैल्यू, ये जो 3 से डिविजिबल होने का जो कंडीशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि n किस फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑन डिवाइडिंग n बाय 3, यानी 3 का डिविजल होना चाहिए। तो 3 से जब डिविजिबल करेंगे तो n किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो अगर n को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वोशंट मिलेगा, और यहाँ रिमाइंडर के फॉर्म में क्या मिलेगा। तो ये हमें पता है कि ये जो r की वैल्यू जो भी होती है तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, और 3 तो हो नहीं सकता, मतलब ये 3 केस हो सकता है। तो यानी ऑन डिवाइडिंग n बाई 3 लेट क्वोशंट हम लोग मान लेते हैं q, का हमें पता नहीं है क्या है, तो q मान लेते हैं। क्वोशंट क्या q मान लिया हमने, और रिमाइंडर हमको मान लिया हमने, रिमाइंडर r मान लिया। और r क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि r की जो कंडीशन है वो क्या होती है, या तो 0 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, और जिससे हमने डिवाइड किया यानी 3 से, ये हमेशा से छोटा ही रहता है, और 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो अब n क्या क्या हो सकता है। तो n की वैल्यू एक तो क्या हो सकती है, अगर मान लीजिए r की वैल्यू अगर 0 हो तो यूक्लिड डिवीजन के लेमा के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या होता है a = bq + r। तो a कौन है, यहाँ पर n है, a इसी को कहते हैं, ये n है, और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और q तो हमने q ही माना है, और r कितना 0, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 3q हो सकती है। तो यानी n की वैल्यू हो गई 3q। n की और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए r अगर आपका 1 रहे तो फिर ये इसी के अकॉर्डिंग a की जगह पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। b क्या है हमारा, b इसे कहते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, और q का q रहेगा, और प्लस में 1 आ जाएगा, यानी n और क्या हो सकता है कि 3q + 1 हो सकता है। एंड और n की वैल्यू क्या हो सकती है कि अगर n हमने इस बार r हमने 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस सेम इसी के अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या आएगा आपका n आ जाएगा, और यहाँ पर ये b की जगह पर 3 और q तो वही रहेगा, और रिमाइंडर +2 हो जाएगा, यानी n आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, 3q + 2 के फॉर्म में। अब हमें यानी सारा डिपेंड कर रहा है, n इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, और इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि अगर ये वाला अगर n 3 से डिविजिबल है तो यानी ये दोनों नहीं होगा। तो अब ये सोचो कि n की इसमें कौन सी वैल्यू लें जो 3 से डिविजिबल होगा। तो साफ तौर पे दिख रहा है ये वाला, यानी केस वन जो लेते हैं क्या कि व्हेन n = 3q, तो ये क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली n क्या है, n 3q के बराबर है, मतलब क्या 3 इसमें ये फैक्टर के फॉर्म में, तो यानी n इज डिविजिबल बाय 3, n इज डिविजिबल बाय 3। चलिए पहला क्या, अच्छा अगर n 3q के फॉर्म में होगा तो n जो है 3q से डिविजिबल होगा, और बाकी अगर n+2 देख लीजिए, क्या ये दोनों डिविजिबल है क्या, और इसको हम रफ में चेक कर लेते हैं, n+2 है, तो n की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 3q, तो ये क्या हो गया 3q + 2। साफ तौर पे दिख रहा है, बिल्कुल नहीं होगा 3 का डिविजिबल। 3 का डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि सिर्फ यही होना चाहिए, बाकी ये अगर ये 2 अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो यानी 3 से वो डिविजिबल नहीं होगा। वही सेकंड अगर आप देखें इस वाले टर्म को देखें कि n+4 क्या डिविजिबल है, तो n की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 3q लेनी है, और ये 4 को क्या मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन मिल गया 3, तो यहाँ से q + 1, और एक्स्ट्रा में इधर क्या बच रहा है 1, ये वाला टर्म 3 से डिविजिबल है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है, तो यानी ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए जब n वाला n क्या था 3q था, तो n यही सिर्फ डिविजिबल हुआ, बाकी ये दोनों डिविजिबल नहीं हुआ। सेम केस टू जब हम देखेंगे, तो केस 2 में अब देखिए कि हमें n की क्या वैल्यू लें, कि n की वैल्यू क्या लें कि जिससे ये वाला डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर है n+2, और n की वैल्यू देखो, अगर मैं 3q ले लूँगा तो वो 3q + 2 हो जाएगा, और 3q + 2 3 का डिविजिबल नहीं है। और अगर n की वैल्यू क्या ले लें अगर हम लोग
ये ले लें 3q+1 और यहाँ पर उसको बिठा दें। हम लोग देख लेते हैं कि n की वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं कितनी, इस बार ये वाली ले लेते हैं 3q+1 ले लेते हैं। और तो इसको चेक करना है ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो n+2 कितना हो जाएगा, देयरफॉर n+2 कितना हो जाएगा आपका, तो n की वैल्यू इसके जगह पर डालेंगे 3q+1 और ये 2 आपका यहाँ पर आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3q+3। और 3q+3 में साफ तौर पे दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और यहाँ पर q+1, यानी जो भी अंदर में जो भी होगा वो इंटीजर ही होगा। और कोई भी इंटीजर अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा नंबर क्या है 3 का डिविजिबल है, और ये पूरा नंबर अगर 3 का डिविजिबल है तो किसके बराबर है ये n+2 के। तो यहाँ से देयरफॉर n+2 इज डिविजिबल बाय 2, n+2 इज डिविजिबल 3 बाय 3। यानी कि अगर n की वैल्यू ये होती है तो सिर्फ n+2 ही डिविजिबल होगा 3 का, बाकी ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या ली है 3q+1 लिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ तो साफ तौर पे ऐसे दिख गया कि n ये डिविजिबल नहीं होगा। इस वाले को अगर हम लोग देखें कि n+4 करते हैं तो n+4 कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमने कितनी ली है इस बार 3q+1, ये दिख रहा है आपको n की वैल्यू 3q+1, और साथ में यहाँ पर क्या लगेगा प्लस का n की वैल्यू ये डाल दिया हमने और प्लस का 4 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3q+5 हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3q+3, 5 को मैं और 2 कर दूँ, यहाँ पर 5 के बदले हमने 3+2 लिख दिया। तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कॉमन आ गया 3, तो यहाँ पर हो गया q+1 और प्लस का 2, ये साफ तौर पे दिख रहा है ये वाला हिस्सा, बस यही वाला हिस्सा 3 का डिविजिबल, लेकिन एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है, मतलब क्या n+4 भी डिविजिबल नहीं हुआ। तो ये साफ तौर पे दिख गया कि अगर n+2 का डिविजिबल है तो ये और ये डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। नाउ थर्ड पार्ट इज केस थर्ड, हम लोग n की वैल्यू इस बार क्या ले लिया, हम लोग n की वैल्यू ये ले लिया हमने, ये ले लिया, तो n की वैल्यू क्या 3q+2 लेते हैं। 3q+2 लेते हैं जब, तो n की वैल्यू अगर ये रहेगी तो ये तो n की वैल्यू यही वाला टर्म अगर रहा n ही रहा ये, तो 3q+2 साफ तौर पे दिख रहा है 3 का डिविजिबल नहीं है। अगर n+2 यहाँ पर रखते हैं यानी n+2, तो यानी क्या होगा n की वैल्यू ये और प्लस का 2 यानी 3q+4, वो भी बिल्कुल नहीं होगा। तो n+4 को ट्राई करते हैं, n+4, तो n की वैल्यू हमारी कितनी ली हमने 3q+2 लिया है और 4 ये एक्स्ट्रा में 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q+6 हो गया आपका, और इसमें कॉमन दिख रहा है हमको साफ तौर पे 3, तो यानी q+2, तो q+2 अगर आपका तो साफ क्लियरली दिख रहा है कि अंदर में ये कोई भी इंटीजर होगा, इंटीजर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो क्लियरली n+4 इज डिविजिबल बाय 3, और सब पता चल गया कि अगर n+4 अगर डिविजिबल है तो बाकी ये और ये डिविजिबल नहीं हुआ, क्योंकि n की वैल्यू आप देख सकते हैं तो क्लियरली दिख रहा है 3 का डिविजिबल नहीं है। और अगर n+2 में चेक करते तो n की वैल्यू कितनी हो रही है 3q+, हमने कितना लिया है n की वैल्यू 3q+2 लिया हुआ है, और ये यहाँ +2, तो 3q+4 आ गया, और 3q+4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3q+3+1, 4 के बदले हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर देखा इन दोनों टर्म में 3 कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा q+1 और ये प्लस का 1 इधर मिल रहा है, तो ये वाला टर्म को 3 से डिविजिबल है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, एक्स्ट्रा में 1 आ रहा है, मतलब इतना रिमाइंडर हमको मिल रहा है ये चीज़, यानी वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि n+2 और ये n नहीं डिविजिबल हुआ, कौन सा हुआ सिर्फ n+4 हुआ, ठीक है। यानी जब ये डिविजिबल था ये वाला नहीं आ रहा था, सब केस में हमने देखा n का केस अगर हमने 3q लिया तो सिर्फ n ही डिविजिबल था, बाकी n+2 और n+4 डिविजिबल नहीं हुआ। केस 2 में अगर n की वैल्यू 3q+1 अगर हमने लिया है तो इसमें क्या हुआ, तो n की वैल्यू 3q+1 यानी ये वाला टर्म डिविजिबल नहीं हुआ। अगर ये वाले को चेक किया n+2 तो देखा कि हमने n की वैल्यू हमने यहाँ 3q+1 डाल दी और यहाँ पर +2, तो इसका हो गया कितना 2 और 1 3q+3, और साफ तौर पर देख रहे हैं तीनों में कॉमन 3 है, तो यहाँ पर ये इससे पूरी तरह साफ तौर पे दिख रहा है डिविजिबल होगा। ये डिविजिबल है मतलब कौन डिविजिबल है ये, क्योंकि ये और ये बराबर ही है सब, सेम उसी तरह इसमें भी हमने वही चीज़ किया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ b इज प्राइम नंबर, यानी पहले से दिया हुआ है b एक प्राइम नंबर है और हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट अंडर b इज एन इर्रेशनल नंबर। हमको ये भी पता है पहले से कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर b एक प्राइम नंबर दिया हुआ है तो प्राइम नंबर है तो इर्रेशनल नंबर ही होगा, लेकिन हमें ये प्रूव करके दिखाना है। और ऐसे क्वेश्चन को हम जानते हैं जैसे √2 √3 वाले को प्रूव किया था, तो उसी तरह हम इसको भी वैसे ही प्रूव करेंगे।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन सपोज कर लेंगे कि लेट बी रूट अंडर बी अ रैशनल नंबर। अपोजिट मान के चलते हैं हमें हमेशा इसमें, जो क्योंकि हम रैशनल नंबर प्रूव करने दिया गया है तो रैशनल तो मान नहीं सकते, वो तो हमको फाइनल में प्रूव करना है। तो बी एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो क्या हम लोग इसको रूट बी को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर का एक्सप्रेशन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। और साथ में कंडीशन क्या है, क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ और यहाँ मान के चलेंगे कि ये जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने रूट बी को लिखा है, पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, पी एंड क्यू क्या है आपके को प्राइम नंबर मान के चल रहे हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। या हम यहाँ पर और ये भी लिख सकते हैं, और P एंड Q हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, यानी एक के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा यही कोशिश रहती है कि आगे जा कर के हम ये कुछ ऐसे स्टेप करेंगे जिसमें P और Q का 1 के अलावा और कुछ और कॉमन फैक्टर भी शो कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये गलत साबित हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्ट अराइज होने क्यों होगा, क्योंकि हमने माना ही गलत था। तो यहाँ पर हम लोग वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 को P से मल्टीप्लाई किया तो P मिला हमें यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये Q रूट अंडर B मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या स्क्वायर रूट को हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और इधर स्क्वायर किया तो इधर भी करना ही पड़ेगा लेफ्ट साइड, क्योंकि इक्वेशन का रूल है, जो काम आप लेफ्ट तरफ करते हैं वही काम राइट तरफ करना होता है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिला हमें कि P का भी स्क्वायर किया हमने, तो इधर भी हमने किया है Q रूट अंडर B, इसका भी स्क्वायर किया। तो ये क्या मिला हमें, P स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पर क्या Q का स्क्वायर Q स्क्वायर मिल गया, और रूट B का स्क्वायर क्या मिल गया आपको, B मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या दिखाना है कि P और Q का 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं क्या, ये पूरा जो नंबर है, ठीक है, इसमें जो B जो है किसका फैक्टर है, Q स्क्वायर का फैक्टर है। यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि B इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर B का। सिर्फ Q स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये पूरा नंबर है, पूरे में B आ रहा है। जैसे कि अगर आपको मैं ये बोलूँ कि 2 इंटू 3 है, और 2 इंटू 3 में क्या है, 2 इज फैक्टर है, 2 इज फैक्टर, और 3 भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 ये साफ तौर पे दिख रहा है, या 3 भी लिख सकते हैं, 3 इज फैक्टर। तो सेम उसी तरह ये पूरा नंबर जैसे यहाँ Q स्क्वायर B है, तो इसमें साफ तौर पे दिख रहा है क्या, B इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। तो हम इसी को B को लेंगे, क्योंकि हमको क्या Q का फैक्टर निकालना है और P का निकालना है। तो फिलहाल इस वाले यहाँ से स्टेप से हमें Q का ही मिल रहा है, तो यहाँ से B इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर B। तो इसके आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि B इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q स्क्वायर B, अगर B जो है Q स्क्वायर B का फैक्टर है, तो Q स्क्वायर B किसके इक्वल है, P स्क्वायर के इक्वल है। तो यानी अगर B Q स्क्वायर B का फैक्टर है तो B P स्क्वायर इसका भी फैक्टर होगा। चलिए आगे, तो यहाँ से क्या होगा, और B जो है P स्क्वायर का फैक्टर है, तो B इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ P। तो ये P का भी फैक्टर होगा। क्यों, अगर मान लीजिए जैसे कि 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर का फैक्टर 2 तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 16 आता है ना, 16 4 स्क्वायर का 16, तो 16 का 2 तो फैक्टर ही होता है। तो अगर 2 4 स्क्वायर का फैक्टर है, तो क्या 2 का भी फैक्टर होगा, और 4 का भी फैक्टर होगा। अगर 4 स्क्वायर का फैक्टर है तो 4 का भी फैक्टर होगा। या अगर आप ये देख लें, अगर मान लीजिए 6 स्क्वायर मतलब कितना 36, और इसका फैक्टर क्या 2 होता है। अगर 2 6 स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 6 का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह अगर B इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, देन B इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ P। अब B का फैक्टर P है, तो इसलिए हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, किसका B किसका फैक्टर है, P का। तो मतलब क्या है, P जो कोई नंबर होगा उसमें B आ रहा होगा, और साथ में कोई और भी नंबर आ रहा होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जैसे बोल रहा हूँ कि 2 इज फैक्टर ऑफ
2 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या ये भी बोल सकता हूँ 2 इज फैक्टर ऑफ 6। 2 इज फैक्टर ऑफ, अगर मैंने 6 बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, 6 में 2 आ रहा होगा और साथ में क्या आ रहा होगा। तो यहाँ तो हमारा रियल नंबर था, हमें पता है यहाँ 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ए इज फैक्टर ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, एक्स में क्या है, ए आ रहा है और साथ में कोई और नंबर आएगा, हमको पता नहीं, कुछ जेड एक्स कुछ मान लेंगे। तो सेम उसी तरह कि अगर बी इज फैक्टर ऑफ पी, तो इसका मतलब पी में बी आ रहा है और साथ में कोई और इंटीजर आ रहा होगा। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग, सी मान लेते हैं। ठीक है, और भैया यहाँ लिख देंगे कि सी इज इंटीजर, सी इज एनी इंटीजर, यानी पी बराबर बी सी आ गया। अगेन अब क्या करेंगे, हमको तो ये क्या हो गया, पी में हमने कॉमन फैक्टर दिखा दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्यू में भी दिखाना है। तो P इक्वल टू बी सी हो गया। तो नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी का भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, पी स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर कर रहे हैं तो यानी बी का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि साफ तौर पे, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, पी स्क्वायर के बदले मैं क्या क्यू स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन जो वैसे कर फर्स्ट मान लो, तो पी स्क्वायर के बदले यहाँ पर मैं क्यू स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये आपका बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बी और यहाँ बी स्क्वायर है, तो A1 बी से ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या मिला, वह एक बी बचा यहाँ पर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगेन वही, ये जैसे हमने यहाँ पर इसके लिए लिखा था वैसे यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है सिंस बी इज फैक्टर ऑफ बी सी स्क्वायर। इसलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं बी इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी सी स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो यानी अगर बी सी स्क्वायर का फैक्टर है तो यानी ये क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। सो बी इज फैक्टर ऑफ किसका, क्यू का भी होगा। जैसे हमने यहाँ पर किया था, अगर बी पी स्क्वायर का फैक्टर है तो बी पी का भी फैक्टर होगा। सेम बी अगर क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो बी क्यू का भी फैक्टर होगा। अच्छा, बी क्यू का फैक्टर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट ये, बी इज फैक्टर ऑफ क्यू, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया और एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये हो गया। ये स्टेटमेंट क्या था एक्चुअली, कि B इज फैक्टर ऑफ P। तो यानी P का भी एक फैक्टर B है और Q का भी एक फैक्टर B है, जबकि हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, P और Q का एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption क्या मान के चल रहे थे कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर नहीं है ये। क्यों, क्योंकि दोनों का फैक्टर 1 के अलावा Q भी आ गया। P का भी कॉमन फैक्टर क्या है, B है, और Q का भी कॉमन फैक्टर B आ रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that P and Q आर को प्राइम नंबर बिकॉज दे है। ठीक है, और दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises ड्यू टू wrong assumption। ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन क्या था कि हमने इसको रैशनल नंबर माना था, तो रैशनल नंबर नहीं है ये। तो हेंस स्क्वायर रूट अंडर बी इज एन इर्रेशनल नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर सो दैट n स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8। तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन आपका गिवन आपको क्या है कि n जो है यहाँ पर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है ये आपको पता है कि n अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा तो या तो ये क्या होगा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या है ये वाला फॉर्म नहीं ले सकते, ये वाला फॉर्म इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब आप यहाँ पर n स्क्वायर के फॉर्म में डालोगे तो ये n से डिवीजन होने का बहुत छोटा नंबर मिल जाता है जो कि ये प्रॉपर बैठेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑड इंटीजर का फॉर्म होता है ये और ये वाला यूज करेंगे। इस पर आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो जिस मेथड से इनको करूँगा वो उसी मेथड से इसको वहाँ पर वैल्यू रख के कीजिएगा और वहाँ से आपको पता चल जाएगा क्यों ये वाला चीज़ हम ये वाला एक्सप्रेशन वहाँ नहीं रख सकते। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि वी नो ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, किस फॉर्म में होता है कि ये तो ये 4q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा और 4q प्लस 3 के फॉर्म में रहेगा। तो केस वन व्हेन n जो है ऑड है और किस फॉर्म में है ये 4q प्लस 1 के फॉर्म में, 4q प्लस 1 के फॉर्म में। तो हमें ये दिखाना है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी 4q प्लस 1 हमने लिया है तो 4q प्लस 1 ले लिया हमने और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया और ये माइनस का 1 एज इट इज रख दिया। अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे खुलेगा ये, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 4q इंटू बी और ये माइनस 1 यहाँ पर माइनस 1 आएगा। अब इसे सॉल्व करें हम तो कितना मिलेगा ये हमको 16q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8q हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 और प्लस का 1 ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या 16q स्क्वायर एंड 8q। हमें क्या दिखाना है कि 8 का डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं 8 का फैक्टर इसमें दिखा दूँ और साफ तौर पर दिख रहा है इन दोनों में कॉमन 8 है हमारे पास, तो 8 अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2q स्क्वायर और प्लस यहाँ पर q मिल जाएगा। q भी हम कॉमन ले सकते थे लेकिन हमको मेन चीज़ किससे दिखाने का मतलब है 8 दिखाना है, तो हमने 8 यहाँ फैक्टर में दिखा दिया। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि क्लियरली n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। चलिए केस 1 शो कर दिया हमने। नाउ सेकेंड केस क्या है आपका कि केस टू आपको क्या है कि इस बार हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, दूसरा ऑड फॉर्म क्या होता है इसका 4q प्लस 3। तो हमें n स्क्वायर माइनस 1 को डिविजन 8 का दिखाना है, तो यहाँ से आपका n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या डालेंगे इस बार 4q प्लस 3 डालेंगे, ये लिया हमने 4q प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 1, ये माइनस 1 एज इट इज रख दिया। इसको अगेन a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग खोलेंगे, तो कैसे खुलेगा 4q यानी a का स्क्वायर फिर b क्या है हमारा 3 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी और ये माइनस का 1 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करें हम तो कितना मिलेगा हमको ये 16q स्क्वायर एंड प्लस 9 एंड प्लस 4 2 8 3 24q और यहाँ माइनस का 1 ये आ गया। अब इसको और आगे हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये तो 16q स्क्वायर ही रह जाएगा। अच्छा ये जो प्लस 9 और माइनस 1 तो ये प्लस का 8 मिल जाएगा हमें यहाँ पर, 9 में से 1 8 और प्लस का 24q। हमें क्या 8 का डिवीजन दिखाना है, तो क्या यहाँ पर 8 का तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है हमें 8 का कॉमन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर प्लस यहाँ 1 मिलेगा हमको और यहाँ पर कितना 3q मिलेगा। तो ये अंदर में जो भी है कोई इंटीजर ये q, ठीक है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो 2q प्लस 1 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर क्या वेयर q क्या है आपका एक
पॉजिटिव इंटीजर मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से साफ तौर पे दिख गया कि ये जो अंदर में जो भी होगा इंटीजर होगा, ये पूरा इंटीजर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी क्लियरली n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। थैंक यू।